पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में स्टडी किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में स्टडी करेंगे। नाम से स्पष्ट है, फुल वेव रेक्टिफायर यानी कि ऐसा रेक्टिफायर जो कि एसी वोल्टेज के एक साइकिल के पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट दोनों का ही यूज करता है, उसको हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। आइए सबसे पहले हम इसके सर्किट को जानते हैं कि इसका सर्किट किस तरीके से बनता है। इसके सर्किट में सबसे पहले हम वही स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करेंगे और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बता दी, इसमें वाइंडिंग किस तरीके से लगाई जाती है। फुल वेव रेक्टिफायर में हम दो डायोड्स का इस्तेमाल करेंगे और ये डायोड किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, आइए इसको हम इस सर्किट के द्वारा समझते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और ये हमारी आयरन कोर और ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसलिए सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स कम होंगे। प्राइमरी वाइंडिंग पे हम लगा देंगे स्टूडेंट्स 220 वोल्ट आरएमएस का एसी सोर्स। अब फ्रेंड्स, खास बात यह है, साधारण ट्रांसफार्मर पर यदि आपको फुल वेव रेक्टिफिकेशन चाहिए तो आपको ब्रिज रेक्टिफायर्स का यूज करना पड़ेगा। हमको फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए जो हमारा ट्रांसफार्मर होगा वो सिंपल ट्रांसफार्मर नहीं होगा, बल्कि एक विशेष ट्रांसफार्मर है जिसको हम सेंटर टेप ट्रांसफार्मर कहते हैं, उसका यूज करना पड़ेगा। साधारण ट्रांसफार्मर में दो टर्मिनल्स होते हैं, जबकि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में 3 टर्मिनल्स होते हैं। राइट फ्रेंड्स, अब सेंटर टेप ट्रांसफार्मर को जो दर्शाया जाता है वो दर्शाया जाता है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे 12-0-12। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है जिसकी एक जो सिरा है वो 0 पे रहेगा, तो स्टूडेंट्स उस 0 टर्मिनल के कोरस्पॉन्डिंग जो ऊपर वाला सिरा होगा वो 12 वोल्ट का होगा और नीचे वाला सिरा जो होगा स्टूडेंट्स वो भी 12 वोल्ट का होगा और दोनों वोल्टेज स्टूडेंट्स एसी होंगे। अब इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, इसमें 3 पिंस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो स्टूडेंट्स इसको हम बोलते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। अब हम क्या करते हैं कि 2 डायोड लगाते हैं, एक तो सबसे ऊपर वाली पिन पर और एक सबसे नीचे वाली पिन पर। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर को अक्सर 12-0-12, राइट, या फिर 18-0-18 या फिर 24-0-24, ये स्टूडेंट्स जो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं इनके द्वारा शो किया जाता है। राइट, जनरल फॉर्मूला इसका होता है V0V। इसका मतलब ये है कि यदि हम 12-0-12 ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वाली वोल्टेज हमारी 12 वोल्ट की होगी आरएमएस, ये भी वोल्टेज हमारी 12 वोल्ट की होगी आरएमएस। यदि हम 18-0-18 ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमारा होगा 18 वोल्ट का, ये भी हमारा 18 वोल्ट का होगा। इस प्रकार से हम यहां पर 2 डायोड लगा देते हैं और इन दोनों डायोड के जो एंड पार्ट्स हैं उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद जहां पर ये आपस में कनेक्ट हुए हैं वहां पर हम एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं और लोड रेजिस्टेंस का जो दूसरा एंड है उसको हम इस ट्रांसफार्मर के बीच वाली पिन से जोड़ लेते हैं। जो भी वोल्टेज हम मेजर करते हैं वो इस बीच वाली पिन से ही मेजर करते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आपको इस लोड रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल्स के बीच की वोल्टेज को ज्ञात करना है तो आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टमीटर लगाते हो, और यदि आपको देखना है कि वोल्टेज किस तरीके से टाइम के साथ वेरी हो रही है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, CRO का इस्तेमाल करते हैं, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम CRO लगाते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब इसकी वर्किंग क्या है?
मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि डायोड जो होता है वो दो प्रकार से बायस हो सकता है। एक तो फॉरवर्ड बायस में, जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो इसके पी पार्ट की वोल्टेज एन पार्ट की वोल्टेज से ज्यादा होती है। जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो डायोड एक ऐसे तार की भांति व्यवहार करता है, एक ऐसे वायर लाइक बिहेव करता है और इस वायर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, यानी कि डायोड एक जीरो रेजिस्टेंस के जैसा बिहेव करता है। बैकवर्ड वॉइस इसको बोलते हैं, बैकवर्ड बायस या फिर रिवर्स बायस। बैकवर्ड बायस या रिवर्स बायस में डायोड के पी सिरे की वोल्टेज एन सिरे से कम होती है, यानी कि डायोड के पी पार्ट की जो वोल्टेज होती है Vp, वो एन पार्ट की वोल्टेज Vn की तुलना में कम होती है। इस केस में आइडियली डायोड एक ऐसे रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है जिसकी वैल्यू इंफिनिटी है, और आपको पता है कि जब कोई रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता है तो उसका मतलब होता है कि वो सर्किट ओपन है, यानी कि जब डायोड बैकवर्ड वॉइस में काम करेगा तो उस केस में वो सर्किट को ओपन कर देगा और ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो आइए इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम इसकी वर्किंग को समझते हैं। अब मैंने आपको एक चीज बताई, अपने पिछले वीडियो लेक्चर में भी इस चीज को डिस्कस किया था मैंने, कि विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्मिनल, यदि ये वोल्टेज V1 इंक्रीज हो रही है तो ठीक उसी समय ये वोल्टेज V2 डिक्रीज होगी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज 180 डिग्री फेज पर होती है। इस पॉइंट की वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इंक्रीज होती है, तो इस पॉइंट की वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिक्रीज होती है और नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीज होती है। यदि हम V1 वोल्टेज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि एक साइन वोल्टेज है इसलिए यदि हम इसको इस तरीके से दर्शाते हैं तो ये V2 वोल्टेज ठीक इसका उल्टा इससे 180 डिग्री फेज पर दर्शाई जाएगी। इस तरीके से लाइनिंग करने से आउटपुट बनाना बहुत आसान हो जाता है और आउटपुट का टाइम पीरियड और उसकी फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना इजी हो जाता है। ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी, यानी आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी, कितनी हो सकती है, आसानी से इसके द्वारा पता लगाया जा सकता है। ये वोल्टेज यदि पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है तो ये वोल्टेज V2 नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी। जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होती है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होगी। अगर फ्रंट से 12012 वोल्टेज का एम्पलीफायर है तो इसकी जो पीक वैल्यू होगी फ्रंट को कितनी हो जाएगी, लमसम आपको बताऊं तो ये हो जाएगी लगभग 17, मैक्सिमम 0.17, राइट। इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स की मैक्सिमम वोल्टेज कितनी, जो पीक वोल्टेज है वो कितनी हो जाएगी 17, और ये जो नेगेटिव में जा रही है स्टूडेंट्स वो हो जाएगी -17, राइट। दोनों इक्वल रहेंगी, आप ज्ञात कर सकते हो स्टूडेंट्स। आपको पता है ना ये वोल्टेज यदि आरएमएस में दे रखी है तो अगर आप आरएमएस को यदि √2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमारी पीक वोल्टेज की वैल्यू देगी। लमसम इसका वैल्यू आ जाएगी 17, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। लमसम मैं बता रहा हूँ।
17 लगभग 18 के आसपास ये वोल्टेज रहेगी, राइट। मैं लमसम अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हो। अब फ्रेंड्स क्या है कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों वोल्टेज 180 डिग्री फेज पर रहेगी। तो जब ये बढ़ेगी फ्रेंड्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी। और फ्रेंड्स जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में कम होती हुई जीरो को क्रॉस करेगी, तो फ्रेंड्स ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती हुई जीरो को क्रॉस करेगी, राइट। और उसके बाद में क्या होगा कि ये जाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये जाएगी फ्रेंड्स नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स है दोनों पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 की वोल्टेज इस प्रकार से, जो मैंने आपको डायग्राम बताया है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से दोनों जो वोल्टेज होगी वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करेगी। अब देखो थोड़ा स्टूडेंट्स ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब थोड़ा ध्यान नहीं देंगे तो आपको ये समझ में नहीं आने वाला, बहुत ही इजी है। अब देखो ये वोल्टेज पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, ये वोल्टेज नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो स्टूडेंट्स ये वोल्टेज पॉजिटिव है, ये वोल्टेज नेगेटिव है, और स्टूडेंट्स ये यहाँ पर जीरो से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 0 वोल्ट पर है। स्पष्ट है स्टूडेंट्स कि ये जो वोल्टेज Vp है, इस केस में जब ये वोल्टेज 0 से बढ़ती है तो ये 0 वोल्ट से ज्यादा है, देख रहे हैं ना आप, क्योंकि Vp वोल्टेज स्टूडेंट्स यहाँ से 0 से बढ़नी शुरू होगी, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट करते करते 17 वोल्ट तक जाएगी। बगैर 12 ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करें तो ये 17 वोल्ट तक जाएगी। अब फ्रेंड्स हो तो क्या रहा है, ये जो वोल्टेज है धीमे धीमे 0 से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब ये जो Vp वोल्टेज है ये 0 से ज्यादा है। अब इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि ये वाले सिरे की वोल्टेज इस सिरे से ज्यादा है, राइट। इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारा डायोड है अब कौन से बायस में होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। और फ्रेंड्स जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो डायोड एक वायर की जैसे बिहेव करता है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, आइडियली इस डायोड को आइडियल मानते हुए क्या करेंगे कि इस डायोड को हटा देंगे और इसकी जगह एक वायर कनेक्ट कर देंगे। अब फ्रेंड्स जो वोल्टेज यहाँ पर रहेगी वो सेम की सेम वोल्टेज यहाँ पर भी रहेगी, राइट फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स चूंकि जो V2 वोल्टेज है, राइट, वो फ्रेंड्स नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। इसका मतलब ये वाली वोल्टेज है, कौन सी वाली, V2, अभी क्या है स्टूडेंट्स, नेगेटिव, राइट, अभी क्या है स्टूडेंट्स, है नेगेटिव। और फ्रेंड्स जो V2 वोल्टेज का जो दूसरा जो स्टूडेंट्स ये जो डायोड है, इसका जो N सिरा है स्टूडेंट्स वो जुड़ा हुआ है 0 वोल्ट से, राइट, इसे जुड़ा हुआ है स्टूडेंट्स है 0 वोल्ट से। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स की जो Vp वोल्टेज है, इस डायोड के लिए जो Vp वोल्टेज है यानी P पार्ट की जो वोल्टेज है वो माइनस में है, और माइनस में जो वोल्टेज होती है वो 0 की तुलना में कम होती है, आपको पता है। अब स्टूडेंट्स चूंकि ये वाली वोल्टेज इसकी तुलना में कम है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये माइनस है और ये हमारे 0 वोल्ट पे है, इसलिए चूंकि इस वाले पार्ट की वोल्टेज इसकी तुलना में कम है, इसलिए ये जो हमारा डायोड होगा वो बैकवर्ड वॉइस यहाँ पर रिवर्स बायस में होगा। और आपको पता है स्टूडेंट्स जब कोई डायोड बैकवर्ड वॉइस में होता है तो उस केस में वो एक ऐसे रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है जिसकी वैल्यू इंफिनिटी होती है। और इंफिनिटी का मतलब होता है, यानी जब किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि उस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, वो सर्किट ओपन है, राइट। अब क्या है, सर्किट ओपन हो चुका है, आपको पता है कि ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको हटा देंगे और इसको ओपन कर देंगे। तो इससे ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो हमारी वोल्टेज है, जो V1 वोल्टेज है, सेम की सेम आपको यहां पर मिलेगी। और यदि ये वोल्टेज बढ़ रही है यहां पर तो ये वोल्टेज इस पॉइंट पर भी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। और ये जो पॉइंट है वो ओपन है आइडियली, इसलिए इस सर्किट के द्वारा, राइट, या इस सर्किट से इस लोड रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो जो भी वोल्टेज आपको मिलेगी वो केवल और केवल इन दो पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज ही आपको इस लोड रेजिस्टेंस पर मिलेगी। तो ये सेम की सेम वोल्टेज आपको इस लोड रेजिस्टेंस पर मिलने शुरू हो जाएगी, ठीक इसी प्रकार की। क्योंकि ये वाली वोल्टेज बढ़ के कम हो रही थी तो ये वाली वोल्टेज भी स्टूडेंट्स बढ़ के कम होगी। अब क्या होगा कि ये वोल्टेज धीमे धीमे
कम होती हुई जैसे ही नेगेटिव में जाएगी, क्या हो जाएगी, जैसे ही नेगेटिव में जाएगी तो ये वोल्टेज जो पहले हम पॉजिटिव मान रहे थे वो हो जाएगी नेगेटिव, ये वाली वोल्टेज हो जाएगी नेगेटिव, यानी पी पार्ट की वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगी। आपको पता है स्टूडेंट्स कि एन पार्ट जो है वो 0 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये माइनस वोल्टेज होती है वो 0 से कम होती है। इसलिए अब जो हमारा डायोड होगा, D1 डायोड होगा, ये हमारा D1 डायोड और ये हमारा D2 डायोड। जो हमारा D1 डायोड होगा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा, और रिवर्स बायस में होने के कारण ये जो हमारा डायोड है एक इन्फिनिटी रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस सर्किट को हम ओपन कर देंगे। लेकिन ये V2 जो वोल्टेज होगी, जब ये वोल्टेज नेगेटिव हो रही है तो ये वोल्टेज पॉजिटिव हो रही है, इसलिए ये जो VP वोल्टेज होगी वो अब 0 से ज्यादा हो जाएगी और हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा। और आपको पता है कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो एक ऐसे 0 रेजिस्टेंस की वायर की भांति व्यवहार करता है। तो इसके कारण हम क्या करेंगे कि इस डायोड को हटाकर आइडियल डायोड मानते हुए हम इन दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट कर देंगे एक 0 रेजिस्टेंस की वायर के द्वारा। तो अब इस सर्किट से इस लोड रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं हो सकती क्योंकि सर्किट हमारा ओपन है। लेकिन ये जो सर्किट है वो एक शॉर्ट हो चुका है, राइट। इसका मतलब ये जो V2 वोल्टेज है जैसी यहाँ पर मिल रही है वो इस तार के सहायता से ये इस लोड रेजिस्टेंस से जुड़ी हुई है, इसलिए जो वोल्टेज यहाँ पर है वो सेम की सेम वोल्टेज आपको यहाँ पर भी मिलेगी। अगर ये वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रही है तो यहाँ पर भी आपको इस लोड रेजिस्टेंस पर भी आपको वोल्टेज बढ़ती हुई मिलेगी। तो आप देखोगे कि ये वाली वोल्टेज यहाँ पर बढ़ के कम हो रही है, इसलिए ये D2 डायोड ऑन होने के कारण या D2 डायोड फॉरवर्ड बायस में होने के कारण सेम की सेम वोल्टेज आपको यहाँ पर मिलेगी। तो इसके सिरों पर यदि हम मल्टीमीटर लगाएंगे या जीरो लगाएंगे तो भी आपको जो है बढ़ती हुई वोल्टेज ही मिलेगी। जैसे वोल्टेज यहाँ बढ़ रही है ठीक वैसे वैसे वोल्टेज आपको यहाँ पर मिलेगी। कैसे बढ़ रही है स्टूडेंट्स, ये वोल्टेज ऐसे बढ़ रही है, बढ़ के फिर क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक इसी प्रकार से सेम इसी पैटर्न की वोल्टेज आपको यहाँ पर मिल रही है। अब यहाँ पर आपने देखा कि डायोड D1 काम कर रहा था इस साइकिल में और इस साइकिल में डायोड D2 काम कर रहा था, यानी कि इसमें डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में था और इस केस में डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में। तो इस प्रकार से हमने एक फुल साइकिल के लिए देखा कि इस पार्ट का भी यूज हो रहा है और इस नेगेटिव पार्ट का भी यूज हो रहा है, राइट। अब क्या है कि ये जो वोल्टेज है V1 ये नेगेटिव की तरफ जाते हुए 0 को क्रॉस करेगी और उसके बाद में 0 को क्रॉस करके ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे ही ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़नी शुरू होगी तो उस केस में क्या होगा, जो हमारी VP वोल्टेज है यानी कि इस डायोड के जो P सिरे की वोल्टेज है यानी V1 है, जिसको हम स्टूडेंट्स V1 मान रहे हैं क्योंकि ये जो इसका जो P पार्ट है वो V1 से जुड़ा हुआ है। अब स्टूडेंट्स चूंकि V1 बढ़ रहा है इसलिए ये जो VP वोल्टेज है इस सिरे की वो क्या है स्टूडेंट्स 0 से ज्यादा है, इसलिए ये जो डायोड होगा D1 अब हमारा फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। और जब डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, एक 0 रेजिस्टेंस के तौर द्वारा शो करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो V2 वोल्टेज है वो अब नेगेटिव हो चुकी है और जब V2 वोल्टेज नेगेटिव है इसलिए क्या हो जाएगा, VP वोल्टेज नेगेटिव है क्योंकि ये जो P पार्ट है ये इस V2 से जुड़ा हुआ है, राइट। और इसलिए चूंकि V2 नेगेटिव है इसलिए ये हमारा VP भी नेगेटिव होगा और चूंकि जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो 0 से कम होती है इसलिए ये डायोड हमारा रिवर्स बायस में होगा। अब इस रिवर्स बायस में होने के कारण ये डायोड एक ऐसे इन्फिनिटी रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। अब जब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाता है तो हम उसको ओपन मान सकते हैं, ये सर्किट हमारा ओपन हो जाएगा। तो इस सर्किट के कारण इस रेजिस्टेंस में इस सर्किट के कारण इस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता। इसलिए कोई करंट फ्लो नहीं होने के कारण इस
सर्किट की कोई भी वोल्टेज आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, केवल और केवल इस सर्किट यानी कि V1 वोल्टेज ही सेम की सेम आपको यहाँ पर मिलेगी, राइट। यानी कि इस सर्किट की कोई वोल्टेज आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, लेकिन इस सर्किट की जो भी वोल्टेज यहाँ पे रहेगी वो सेम की सेम वोल्टेज आपको यहाँ पर मिलेगी। तो अब ये वोल्टेज यदि टाइम के साथ बढ़ के कम हो रही है तो सेम की सेम ये वोल्टेज भी आपको टाइम के साथ बढ़कर कम होती हुई मिलेगी। तो देखो कैसे ये बढ़कर कम हो रही है V1 वोल्टेज, तो ये भी आप वोल्टेज आपको बढ़कर मिलेगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस पार्ट के रेक्टिफिकेशन के लिए डायोड D1 जिम्मेदार है। तो आपने देखा कि फर्स्ट पार्ट में डायोड D1 फोर्ड बायस में है, सेकंड पार्ट में डायोड D2 फोर्ड बायस में है, और उसी प्रकार से जो थर्ड पार्ट में डायोड D1 फोर्ड बायस में है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो इस तरीके की आपको दिखाई देगी। अब आपको पता है कि जो AC वोल्टेज होती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ती है तो नेगेटिव डायरेक्शन में भी बढ़ती है, राइट। यानी कि इसका कुछ पार्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है तो कुछ पार्ट नेगेटिव डायरेक्शन में भी होता है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो वोल्टेज है उसका नेगेटिव डायरेक्शन में कोई भी पार्ट उपस्थित नहीं है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में इसका कोई भी पार्ट प्रेजेंट नहीं है। इसलिए ये वोल्टेज हमारी एक DC वोल्टेज है, क्योंकि DC वोल्टेज वो होती है जो एक डायरेक्शन में रहती है, राइट, या पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव होती है। अब जो हमारी वोल्टेज है वो केवल एक ही डायरेक्शन में है और दूसरी डायरेक्शन में नहीं जा रही, इसलिए ये वोल्टेज हमारी DC वोल्टेज है। हालांकि ये जरूर है कि इस वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस है, उच्चावचन है, और जिनको फिल्टर करने के लिए हम कैपेसिटर का यूज करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए ये है कि ये वोल्टेज हमारी एक डायरेक्शन में ही है, इसलिए ये एक DC वोल्टेज है। तो इस प्रकार से आज के स्टूडियो लेक्चर में आपने फुल वेव रेक्टिफायर किस तरीके से काम करता है ये समझा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस वीडियो लेक्चर को एंजॉय किया।